हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने वाले हैं और इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उसको लिया गया है। और उसके बाद में पेपर की बात करें तो पेपर नंबर 5 है और सामाजिक अध्ययन आपका सब्जेक्ट है। और राजन सीरीज जो है यहाँ पे कराया जा रहा है और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग कर रहे हैं। और ये अंतिम प्रहार है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दिए हैं, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है और इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है 80 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये 81 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि वायुमंडल का महत्व बताइए, यानी वायुमंडल का हमारे जीवन में यानी जो हमारे पृथ्वी पर क्या महत्व होता है इसके बारे में जो है बताना है। तो वायुमंडल के महत्व के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वायुमंडल जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना जो है पृथ्वी पर मानव जीवन जो है संभव नहीं है। अतः वायुमंडल जो है महत्व अग्र प्रकार है। कौन कौन से प्रकार? यहाँ पे देख सकते हैं कि वायुमंडल की निचली परतों पर जो निचली परत होती है वायुमंडल की, इसमें जलवाष्प से धूलकण तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। या पृथ्वी से जो है निकली ऊष्मा को सोख कर वायुमंडल को जो है गर्म रखती है। उसके बाद में है सूर्य की ऊष्मा से जो है वायुमंडल के तापमान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण जो है पौने चलती हैं। ये वर्षा लाने में भी जो है सहायता करती हैं। और उसके बाद में वायुमंडल पृथ्वी के लिए आवरण का जो है कार्य करता है और इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। जो पराबैंगनी किरणें होती है, हानिकारक किरणें, ये जो है धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा 81 नंबर में कि वायुमंडल का महत्व क्या होता है, हमारे जीवन में महत्व क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर में दिया है कि हमारे मौलिक अधिकार को लिखिए। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है इसको जो है लिखना है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय नागरिकों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। ये मूल अधिकार जो है हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार, यानी सभी के साथ जो है समान व्यवहार करना। अगर नियम है तो सभी के लिए समान नियमों की व्यवस्था करना। इस अधिकार से आशय होता है कि संविधान की दृष्टि में जो है सभी भारत के नागरिक समान है। राज्य किसी के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। समानता के मूल अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। कौन कौन से? जैसे विधि के समक्ष समता, उसके बाद में भेदभाव की समाप्ति, उसके बाद में है सरकारी नौकरी में जो है समान अवसर सभी को दिया जाएगा, और अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। ठीक है। उसके बाद में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता के अधिकार के का भी जो है विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के 19 से लेकर 22 तक के जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार में जो है नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी? जैसे भाषण की स्वतंत्रता तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। और विधि के सामने समानता, यानी विधि के सामने सभी लोग समान रहेंगे। शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के जो है सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, जो जगह जो है निश्चित की गई है। उसके बाद में है कि समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी जो है घूम सकते हैं। और निवास की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी जो है निवास कर सकते हैं। उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में जो है नागरिकों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। इस अधिकार के अंतर्गत जो है अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे हो गया मनुष्यों की खरीद बिक्री पर जो है रोक, मनुष्यों की खरीद बिक्री पर रोक। और उसके बाद में बेगार तथा बलपूर्वक जो है श्रम का अंत। उसके बाद में है कारखानों आदि में जो है बालकों को काम करने पर लगाने का निषेध। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भारतीय संविधान में 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में जो है भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा देश में पंथ निरपेक्ष राज्य की जो है स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष मतलब ये होता है कि आप किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों को आपको सम्मान करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य की दृष्टि से जो है सभी धर्म एक समान होंगे। उसके बाद में हम देखें 5 नंबर में दिया है कि संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 29 यानी आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत जो है समस्त नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी जो है अधिकार दिए गए हैं। इसके अंतर्गत देखिए तो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार है सभी को, और अल्पसंख्यकों को जो है अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। उसके बाद में 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी हमारे मूल अधिकारों में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के नागरिकों को रक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है और संविधान की धारा आर्टिकल के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया जाता है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा राज्य या सरकार नागरिकों के इन अधिकारों को जो है आघात पहुंचाता है अथवा इन्हें जो है छीनने की कोशिश करता है, तो संबंधित व्यक्ति जो है न्यायालय जाने का अधिकार है। और न्यायालय के अंतर्गत जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट जो है न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं और नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो है आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी एक कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया का जो है हमको वर्णन करना है। तो कानून बनाने के लिए जो है पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है और ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख बिंदु की जो है एक कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। कानून बनाने की प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु, मेन पॉइंट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में जो है इसको पेश किया जाए। ये साधारण विधेयक जो है किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पेश किया जा सकता है राज्यसभा अथवा लोकसभा में। विधेयक कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, यानी जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसमें से कोई भी मंत्री विधेयक को पेश कर सकता है। उसके बाद में है आधे से अधिक यानी 1/2 प्लस उपस्थित सदस्यों का जो है मत यदि विधेयक के पक्ष में है तो विधेयक उस सदन में जो है पारित हो जाता है। जैसे विधेयक का साधारण विधेयक का मतलब है अगर लोकसभा में जो है उठा तो लोकसभा में होगा पारित, उसके बाद में जो है ये राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति इस पर को जो है इस प्रकार से हस्ताक्षर करेगी। उसके बाद में जो बिल रहता है ये राष्ट्रपति के पहले जब तक साइन नहीं किए रहते हैं, दस्तखत नहीं किए रहते हैं, तब तक बिल रहता है और जैसे जब साइन कर देते हैं तो इसके बाद में ये बन जाता है एक्ट। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वही है। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि आमतौर पर, और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर साधारण विधेयक है तो आप किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं, और अगर यही के स्थान पे जो है यहाँ पे अगर धन विधेयक हो जाए तो धन विधेयक केवल लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है। 4 नंबर में दिया है कि आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभापति अपना स्वयं का जो है मत नहीं देते हैं, पर यदि विधेयक के पक्ष या विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत है, यानी जब बराबर हो जाए तो सभापति जो है अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत जो है निर्णायक भूमिका अदा करता है, वही निर्णय करता है कि यह विधेयक पेश होगा या नहीं। यदि साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है पर दूसरे सदन में जो है नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है सम्मिलित बैठक बुला लेता है। अब आप लोग बताइए कि जो है ये जो सम्मिलित बैठक बुलाता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बुलाता है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पूर्व दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी होता है।
यानी लोकसभा, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। अगर यहाँ से साधारण विधेयक है तो चाहे जिसमें जो है पेश किया जा सकता है। अगर यहाँ से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया तो ये राज्यसभा में जाएगा और अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो ये लोकसभा में जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो राष्ट्रपति रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति, इनका जो है साइन होता है। जब साइन होता है तो ये एक्ट बन जाता है। इसके पहले क्या रहता है? यहाँ पे ये बिल रहता है। तो ये जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। उसके बाद में इसमें क्या दिया है आपके राजन सीरीज में, यहाँ पे दिया है 6 नंबर में दिया है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझाव सहित वापस पुनः लोकसभा में भेज सकता है अगर साधारण विधेयक है तो। और लोकसभा चाहे उस विधेयक को वहीं पर जो है खत्म कर सकता है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा जो है पुनः राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अगर वही जो है विधेयक अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो उनको जो है उस पर दस्तखत करना होगा। 84 नंबर में दिया है कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। जो फंडामेंटल राइट्स होता है और उसके बाद में जो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी होता है, इसके बारे में जो है आप लोगों को अंतर लिखना है। तो हमने यहाँ पे राजन सीरीज नहीं, इसको अलग से यहाँ पे टाइपिंग करवाए हैं। तो इसमें जो है मुख्य अंतर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या अंतर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे कहते हैं डीपीएसपी, इसे को कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहलू की बात करें, जैसे हो गया इसका परिभाषा क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है परिभाषा की अगर बात करें तो फर्स्ट की बात करते हैं। तो जो मूल अधिकार होता है नागरिकों के बुनियादी अधिकार जिन्हें संविधान ने गारंटी दी है, इसे जो है मूल अधिकार कहते हैं। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य को जो है सामाजिक आर्थिक नीति के मार्गदर्शन के लिए जो है जो अधिकार दिए जाते हैं, ये राज्य को जो है अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद में प्रकृति की बात करें तो ये न्यायिक रूप से जो है लागू होता है और ये गैर न्यायिक रूप से लागू होता है। अगर यहाँ पे जो है आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व का हानि होता है तो आप लोग जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में है उद्देश्य, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। मूल अधिकार का उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को जो है सुनिश्चित करना, जो भारत के मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान द्वारा। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व में है कि समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये नीति निर्देशक तत्व का जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है कि एक राज्य किस प्रकार से अपने राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी राज्य स्थापित यानी बना सकता है। उसके बाद में है लागू करने की प्रक्रिया, यानी न्यायालय द्वारा जो है संरक्षित और लागू होता है और ये राज्य के नीति निर्माण और कार्यान्वयन द्वारा लागू होता है। उसके बाद में संविधान में स्थान की बात करें भाई, जब ये मूल अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं और नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें भी हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। तो संविधान में स्थान की बात करें तो ये जो है मूल अधिकार आपके संविधान में भाग 3 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक को देखने को मिलेगा। और अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें इसमें देखिए डीपीएसपी, डीपीएसपी यहाँ पे 4 वर्ड है, 4 शब्द है, ठीक है, लेटर 4 यहाँ पे अक्षर है, सॉरी अक्षर है। तो 4 अक्षर है जब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाग 4 में है। और मूल अधिकार, अधिकार इस प्रकार से लिखा जाता है अधिकार। तो यहाँ पे जो है इतना अगर कट कर दीजिए तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा। तो 3 से मतलब ये हुआ कि भाग 3 में जो है आपका मूल अधिकार है। और उसके बाद में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। किस प्रकार से याद करेंगे इसको हमने बताया। और ये 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया है। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मूल अधिकार जो होता है समानता का अधिकार हो गया और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हो गया जो कमजोर वर्ग के हैं उनका जो है कल्याण करना। यहाँ पे देख सकते हैं अब व्यक्ति की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार में दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे सभी के लिए जो है समान वेतन, पर्यावरण जो है संरक्षण। उसके बाद में लक्ष्य समूह, लक्ष्य क्या होता है कि नागरिक और व्यक्ति, और इसमें सरकार और राज्य। प्रभाव की बात करें तो कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी है और कानून नैतिक रूप से जो है ये बाध्यकारी है।
यानी ये कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी नहीं है, सरकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका मेन टारगेट रहता है कि एक राज्य को किस प्रकार से हम समाज की दृष्टि से किस प्रकार से समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में 85 नंबर में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है, इसको जो है बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की अगर हम बात करें, तो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास में जो है कृषि क्षेत्र का जो है बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी देश में के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से योगदान कर सकते हैं। अब आप लोग ये बताइए, ऑब्जेक्टिव में हमने कराया था कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत भूमिका है, ठीक है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का महत्व यानी योगदान कितना होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो है उत्पादित उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के विकास के लिए जो है बाजार विकसित करके, उसके बाद में है औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है मानवीय श्रम जो है उपलब्ध करा के, बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करके, और उसके बाद में है बढ़ते हुए बेरोजगार के लिए शरणार्थी गृह के रूप में जो है कार्य करके, उसके बाद में है निर्यात योग्य अधिक उत्पादन के द्वारा जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करके, उसके बाद में है खाद्यान्न तथा कच्चे माल का जो है उत्पादन करके। तो ये सभी जो है कृषि का योगदान यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से होता है, हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पे हरित क्रांति के कौन-कौन से दोष हैं, यहाँ पे दोष के बारे में हमको बताना है कि हरित क्रांति के दोष कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो हरित क्रांति के दोष के बारे में बात करें तो हरित क्रांति कुछ फसलों तक सीमित, इसमें जो है गेहूँ और धान को मुख्य रूप से जो है इसको उत्पादित किया गया था, यानी इसको हाइब्रिड किस्म के जो है बनाया गया था, गेहूँ और उसके बाद में चावल को। और अन्य फसलों को जो है ध्यान नहीं दिया गया था। तो वही है कि हरित क्रांति कुछ फसलों तक सीमित थी। इस क्रांति का प्रमुख दोष इसका प्रभाव कुछ फसलों, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ फसलों अर्थात गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा तक ही जो है सीमित होता था। हरित क्रांति के समस्त फसलों को जो है लाभ नहीं मिल सका। व्यावसायिक फसलें भी इससे अछूते रह गई। ठीक है? उसके बाद में हरित क्रांति कुछ राज्यों तक सीमित थी। ये जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्र में जो है केवल हरित क्रांति जो है ये सीमित थी। तो हरित क्रांति कुछ राज्यों तक ही सीमित थी। क्रांति कुछ राज्यों तक ही सीमित रही थी। हरित क्रांति का क्षेत्र केवल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु तक ही जो है सीमित रहा। अतः इससे देश का संतुलन जो है संतुलित विकास नहीं हो पाया। इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य इससे वंचित रह गए, जिससे प्रादेशिक विषमताएं जो है बढ़ गई। इसीलिए जो है ये सभी जो है हरित क्रांति के दोष माने जाते हैं। उसके बाद में हरित क्रांति से बड़े कृषकों को जो है लाभ है। हरित क्रांति से जो है जरूरतमंद छोटे कृषक लाभान्वित नहीं हो पाए। हरित क्रांति बड़े किसानों की जो है हितैषी बनकर रह गई। परिणाम स्वरूप वह और अधिक धनी होते गए और जो छोटे किसान थे वो जो है निर्धन होते गए। उसके बाद में बेरोजगारी। हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण दोष है बेरोजगारी का बढ़ना। यानी मशीनों का प्रयोग होने से जो है जो बेरोजगार रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और कृषि क्षेत्र में जो है बेरोजगारी बढ़ गई। उसके बाद में है लक्ष्य से कम उत्पादन। यानी हरित क्रांति उत्पादन से पूर्व लक्ष्यों को जो है पाने में विफल रही है। इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों से इससे कम उत्पादन हुआ। तो ये हमने देखा कि हरित क्रांति के क्या-क्या दोष थे और किस प्रकार से ये एक सीमित क्षेत्र में जो है इसमें क्रांति लाई गई थी। यानी संपूर्ण भारत में जो है क्रांति नहीं लाई गई थी। उसके बाद में 87 नंबर में दिया है कि सूचना का अधिकार 2005 क्या है? जो सूचना का अधिकार होता है 2005 क्या होता है? ठीक है? इसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। तो लोकतंत्र जो है पूर्ण रूप से जो है जनता की शासन व्यवस्था है। जो लोकतंत्र होता है, किसी देश का लोकतंत्र होता है तो वो अपने मत का जो है प्रयोग करता है और उसके द्वारा जो है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसके अलावा राष्ट्रपति, सबका जो है आनुवांशिक अपने देश में नहीं होता है। ठीक है? कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सूचना का अधिकार यही है कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से जो है जनता की शासन व्यवस्था है।
हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब ये होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम संपन्न हैं, अपने देश के जो है कानून नियम बनाने के लिए संपन्न है। हमें किसी देश की, अन्य देश की जो है आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जो है शासन अपने कार्यों के लिए जो है पूर्णतया जनता के प्रति जो है जवाबदेही होता है। शासन का संचालन भी जनता द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधियों के जो है माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र में जवाबदेही का विशेष महत्व होता है। अतः सूचना का अधिकार जो है जनता को प्रदान किया गया है। ये भी अगर पूछ ले कि सूचना का अधिकार 2005 जो है किसको प्रदान किया गया है, तो जनता को प्रदान किया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में सूचना के अधिकार से अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से होता है जो किसी देश के लोगों की सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर तथा पहुंच प्रदान करते हैं। सूचना का अधिकार का मतलब ये होता है, आप किसी क्षेत्र में अगर कोई भी मतलब आरटीआई से कहते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी भी क्षेत्र में जो है आरटीआई जो है, आरटीआई के तहत जो है जानकारी वहां से ले सकते हैं। अगर किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो आरटीआई का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ज़्यादा रुपए नहीं लगता है, 10-20 रुपए लगते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि आरटीआई के तहत कि कितना जो है सीट खाली है, कितना नहीं खाली है, ठीक है, रेशियो क्या है। तो सब चीज के बारे में जो है यही होता है सूचना का अधिकार। यानी हमको जो है सूचना का अधिकार, यानी सूचना दीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यही है कि सूचना के अधिकार से अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को जो है सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर और पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने तथा विभिन्न दस्तावेज सूचनाएं प्राप्त करने का जो है अधिकार होता है, जैसा कि हमने बताया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन लाना तथा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को जो है दिखाना होता है और जवाबदेही लाना है, ताकि लोकतंत्र में जो है नागरिकों को सूचनाओं सूचनाओं से वंचित न रखा जाए, बल्कि वह भिन्न विभागों विभागों से सूचना की पारदर्शिता को जो है सुनिश्चित की जाए तथा नागरिकों को जो है सरकार की कार्य प्रणाली जो है ज्ञात हो सके, किस प्रकार से सरकार काम कर रहा है। उसके बाद में सूचना का अधिकार जो है 2005 दिनांक 15 जून 2005 को जो है इसको पारित किया गया था। तो ये डेट जो है आप लोग याद रखिएगा, 15 जून 2005 को जो है इसको पारित किया गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू हो गया था। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, तो यहाँ पे जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, ठीक है। तो इस अधिनियम से कोई भी भारत का नागरिक भारत सरकार के कार्यों की जो है जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होती हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है हमारे संविधान द्वारा जो दिया गया है। हमारा एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अधिकार नहीं है, भारत के संविधान से जो दिया जाता है वो अधिकार होता है कि हमको ये अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको। लेकिन मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो ये आपका अधिकार है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। मौलिक कर्तव्य का जो है इम्पोर्टेंस क्या आपके जीवन में है और किस प्रकार से आप मौलिक कर्तव्य यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की भांति मौलिक अधिकार जो है इसी की जो है समान ही मौलिक कर्तव्य भी हमारे देश में जो है निर्धारित किए गए हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सबसे अधिक नैतिक और महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों की जो है रक्षा करते हैं। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से भारतीय नागरिकों से जो है यह आशा की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जो नागरिक है उनसे आशा की गई है, ना कि उन पे थोपा गया है। उनसे केवल आशा की गई है कि भारतीय नागरिक आप होने के नाते जो है आपका कर्तव्य क्या होगा, इसी को जो है अधिक स्पष्ट रूप से जो है बोध हो। यानी आप अगर हैं तो आपको ये बोध होना चाहिए कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है एक भारत का नागरिक होने के नाते, तथा वह अच्छे ढंग से जो है इसका पालन कर सकेंगे। इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर जो है अभी तक किसी भी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अवहेलना नहीं कर सकते हैं, आपका मर्जी है तो आप मौलिक कर्तव्य का पालन कर सकते हैं।
बल्कि अवहेलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जो है इस पे दंड की भी व्यवस्था की जाएगी। परंतु संसद द्वारा इस विषय में उचित दंड की व्यवस्था की गई है, हो गया है भाई। उचित दंड की व्यवस्था भी की गई है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों को जो है महत्वपूर्ण बताता है। उसके बाद में हम देखते हैं 89 नंबर में दिया है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है, जैसे मुद्रा के मूल्य में ह्रास, मुद्रा के मूल्य में कमी। जैसे मान लो कि $1 बराबर 80 रुपए है भारत के रुपए में, अगर देखें, अगर यही $1 बराबर 100 रुपए हो जाते हैं, ठीक है, तो ये होगा कि मुद्रा के मूल्य में जो है अवमूल्यन हो गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों को बताइए। तो मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है कि मुद्रा के अवमूल्यन से तात्पर्य होता है कि मुद्रा का महत्व गिर जाना। मुद्रा का महत्व यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो है मुद्रा की मांग कम हो जाना। जैसे मान लो कि $1 बराबर आपका 80 रुपए होता है, और अगर देखें $1 बराबर यहाँ पे 100 रुपए, तो ये नहीं कहेंगे कि जो है यहाँ पे जो है अगर 80 से 100 हो गया तो बढ़ गया। यहाँ का मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है, ये सभी को पता है। लेकिन $1 बराबर 80 रुपए है। अब 80 रुपए से अगर $1 हम मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई अलग देश के लोगों ने जो है $1 दिया, तो उसे 80 रुपए के बराबर जो है उसको मान लो कि 5 सामान मिला। अब वही सामान $1 देता है तो उसको जो है 100 रुपए के बराबर सामान मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अवमूल्यन हो रहा है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से तात्पर्य होता है कि मुद्रा का जो है महत्व गिर जाना, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो है भारतीय रुपयों का गिर जाना, यानी मांग कम हो जाना। जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का जो है मूल्य कम हो जाता है, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो मान लीजिए कि भारत के 100 रुपए $50 के बराबर है। 100 रुपए जो है $50 के बराबर है। यदि किसी कारणवश भारत सरकार 100 रुपए की विनिमय दर $40 निर्धारित कर दे, यानी 100 रुपए की विनिमय दर $40 निर्धारित कर दे, तो इसे जो है रुपए का डॉलर के अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे देशी उद्योग धंधों को जो है संरक्षण प्रदान करना। जब किसी देश की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होती है, तो हमारे देश में जो है उस देश की अधिक मात्रा में सामान आने लगता है, ठीक है। तो हमारे देश में जो है उस देश से अधिक मात्रा में सामान आने लगता है, जिससे देश की सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। इससे स्वदेशी उद्योग धंधे धीरे धीरे जो है खत्म होने लगते हैं, और इसे रोकने हेतु अपने देश में मुद्रा का जो है अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में आंतरिक आंतरिक मूल्य स्तर को जो है ऊंचा करना, यानी जब देश में वस्तुएं तथा कच्चे माल का जो है मूल्य स्तर गिर रहा होता है, तो अवमूल्यन के फलस्वरूप देशी वस्तुएं विदेशी हेतु सस्ती हो जाती है, जिससे वह जो है अधिक जिससे वह अधिक वस्तुएं जो है मांगने लगते हैं। विदेशों में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से जो है देश में आंतरिक मूल्य स्तर भी उन वस्तुओं का जो है बढ़ने लगता है। उसके बाद में हम लोग 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में दिया कि हर्ष के साहित्य के प्रति जो है प्रेम पर प्रकाश डालिए। यानी हर्ष के साहित्य के अंतर्गत देखें तो उसका जो है प्रेम किस प्रकार से साहित्य में रहता था। तो हर्ष साहित्य प्रेमी शासक के रूप में जो है विख्यात था। वह स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का जो है आदर और सम्मान करता था। हर्ष का दरबार विद्वानों से जो है भरा हुआ था, और इनके शासन में जो है बाणभट्ट जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। बाणभट्ट के अलावा मयूर हो गए, मातंग हो गया, दिवाकर हो गए, ये सभी जो है दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष स्वयं काव्य में प्रवीण था। हर्ष ने जो है प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका नागानंद तथा रत्नावली नामक तीनों नाटकों की रचना की है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 21 प्रैक्टिस नंबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उसके बाद में वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।